Interdependence between micro and macroeconomics और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता या सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र परस्पर पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में दोनों की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन की व्यक्तिगत इकाइयाँ ही मिलकर व्यापक अर्थशास्त्र के समूहों का निर्माण करती हैं। दोनों के ही अंदर कुछ गुण और दोष पाए जाते हैं। ये इसकी पारस्परिक निर्भरता निम्न प्रकार है। नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस नीड्स द सपोर्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण को व्यापक अर्थशास्त्र विश्लेषण की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कैसे होती है, इसके सब पॉइंट्स। नंबर 1, एक श्रम की सेवा के बदले एक श्रम जो अपनी सेवाएं देता है, उसके बदले में एक फर्म उसको कितनी मजदूरी देगी। यद्यपि यह प्रश्न सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है, क्योंकि एक उद्योग ले रहे हैं हम और या एक फर्म ले रहे हैं और एक ही श्रम ले रहे हैं, इसलिए एक सिंगल इकाइयाँ हैं, तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय हो गया है। तो एक श्रम की सेवा के बदले में एक फर्म कितनी मजदूरी देगी, यह प्रश्न सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बन जाता है। लेकिन उस फर्म की मजदूरी उस उद्योग की अन्य इकाइयों में दी जाने वाली मजदूरियों पर निर्भर करती है। अब जो हमने एक फर्म ली थी और एक मजदूर लिया था, या एक मजदूरी ली थी, उस मजदूर को मजदूरी हम किस प्रकार से देंगे। हम एक ले रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय हुआ, लेकिन उस मजदूर को हम मजदूरी किस प्रकार से देंगे, यह निर्भर करता है उस फर्म की जो और इकाइयाँ, यानी जो उस फर्म का उद्योग है, उस उद्योग में मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है, उसी हिसाब से हम उस फर्म के मजदूर को मजदूरी देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से निर्भर हो जाते हैं। इसी का सेकंड सब पॉइंट, एक फर्म किसी वस्तु का कितना उत्पादन करेगी, इसके लिए उत्पादक को समाज में उत्पन्न होने वाली कुल मांग तथा देश में आय एवं रोजगार को देखना भी जरूरी होता है। एक फर्म ने किसी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या किया, मतलब एक फर्म किसी वस्तु का कितना उत्पादन करेगी, वो अपने मन से डिसाइड नहीं कर लेगी कि वो 100 किलो वस्तु का उत्पादन कर ले, 1000 किलो कर ले, 5000 किलो उस वस्तु का उत्पादन कर ले, बल्कि उत्पादन को करने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि समाज के अंदर कुल मांग, टोटल डिमांड कितनी है और हमारे देश में आय एवं रोजगार कितना है, आय लोगों की कैसी है, इनकम ज़्यादा है कम है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही एक फर्म अपने यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो एक फर्म तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आ गया, और कुल मांग, आय, कुल रोजगार, ये है व्यापक अर्थशास्त्र का विषय। तो दोनों के मिलने पर ही ये निर्धारण किया जा सकता है कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन किया जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। थर्ड सब पॉइंट, कोई फर्म अपना माल बाजार में कितना बेच सकती है, यह बात केवल उस फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं होती है। एक फर्म ने अपना माल जो उत्पन्न किया, वो बाजार में किस कीमत पर बेचेगी, ये केवल वो फर्म ही डिसाइड नहीं करेगी जिसने कि उत्पादन किया है, बल्कि समाज में कुल क्रय शक्ति, टोटल परचेजिंग पावर कितनी है, इस बात के ऊपर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए परचेजिंग पावर व्यक्तियों की ज़्यादा है, यानी उनके हाथ में आय ज़्यादा है और उनकी क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है, तो वह वस्तु की कीमत को ज़्यादा रख सकती है फर्म जो उसने उत्पादन किया है। और अगर परचेजिंग पावर कम है तो वह अपनी वस्तु की कीमत को कम रखेगी। नंबर 2, मेन पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस नीड्स द सपोर्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, यानी व्यापक अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सहारे की आवश्यकता होती है। अभी हमने पहले लिया था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, अब ले रहे हैं व्यापक अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
कैसे होती है? यदि किसी फर्म का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा है, यानी कि वो जितना उत्पादन कर रही है उससे ज़्यादा उसको उस वस्तु की कीमत देनी पड़ रही है, तब उस समय में वस्तुओं की अगर मांग बढ़ती भी है तब भी फर्म के लिए वस्तुओं की मांग के बढ़ने पर भी उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो उत्पादन को बढ़ाती चली जाएगी वैसे उसके लिए लागत भी बढ़ती चली जाती है। नंबर 2, उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों की आय बढ़ने पर, एक हम एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए समाज में हर व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई आय पर क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि कूलर खरीदने के स्थान पर एसी खरीदने की मांग बढ़ जाएगी। लोगों की क्योंकि आय बढ़ी है तो वो इन्फीरियर चीज़ों को छोड़कर सुपीरियर गुड्स पे आ जाएंगे। अभी तक कूलर की डिमांड कर रहे थे, अब कूलर की डिमांड की जगह पर एसी की डिमांड करने लगेंगे, यानी कि अपनी बढ़ी हुई आय को एसी खरीदने पर व्यय करते हैं, तो एसी उद्योग का विकास बढ़ जाएगा। 3, समाज स्वयं व्यक्तियों का एक समूह है। समाज जो है वो एक व्यक्तियों का समूह है। हम समाज को सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं मान सकते हैं, क्योंकि समाज जो है वो एक व्यक्तियों का समूह हो जाता है। नंबर 4, जब तक हम व्यक्तिगत मनुष्य की आय एवं व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन का योग नहीं कर लेते हैं तब तक राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जा सकती है? हम जब एक एक व्यक्ति की आय को हम मालूम करें, एक उत्पादक ने कितना उत्पादन किया है उनका योग करें, तभी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। डायरेक्ट राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो सकती है। नंबर 5, समाज में आर्थिक क्रियाओं का स्तर, उपभोग की मात्रा, कुल बचत तथा विनियोग, रोजगार की मात्रा, यह सब व्यक्तियों एवं फर्मों के असंख्य निर्णयों पर निर्भर के परिणाम होते हैं कि समाज में आर्थिक क्रियाओं का स्तर क्या है, कितना कंजम्पशन है, उपभोग की मात्रा क्या है, टोटल सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट समाज के अंदर क्या है। ये सब व्यक्तियों एवं फर्मों के असंख्य निर्णयों के ऊपर के परिणाम निकलते हैं, उसके आधार पर फिर रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर हम ये मान सकते हैं कि दोनों सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। बहुत से निर्णय सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, तो कुछ निर्णय व्यापक आर्थिक क्रियाओं को ध्यान में रख कर के लिए जाते हैं। दोनों की पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को भुलाना असंभव है। हम इनकी पारस्परिक निर्भरता को भुला करके और निर्णय लेना चाहें तो ना तो माइक्रो अर्थशास्त्र से निकले हुए निर्णय सही होंगे और ना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से निकले हुए निर्णयों को सही माना जा सकता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दोनों की पारस्परिक निर्भरता के विषय में कहा है, वास्तव में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों में कोई लड़ाई थोड़ी नहीं है, दोनों में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ये समझ लीजिए गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से ना सूक्ष्म अर्थशास्त्र खाली सही निर्णय दे सकता है, ना ही व्यापक अर्थशास्त्र सही निर्णय दे सकता है। तो वास्तव में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित से भी कम हैं। देयर इज रियली नो अपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर एब्सोल्युटली वाइटल एंड यू आर ओनली लेस देन हाफ एजुकेटेड if you understand the one while being ignores the other. Professor Samuelson.